हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज जो टॉपिक लिया हमने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के दौरान जो भारत की पॉलिटिकल सिनेरियो थी, वो कैसे-कैसे उसमें चेंजेस आ रहे थे, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आज हम। आगे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पहले जाना पड़ेगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भारतीय सैनिक थे, वो भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए थे ब्रिटेन के पक्ष में। उस वक़्त शायद ऐसा होप था कि भारत को जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी तो आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन भ ऐसा कुछ हुआ नहीं। साथ ही साथ जो फौजी थे भारत के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको एहसास हो चुका था कि वो किसी भी मामले में यूरोपियन फौजी या फिर ब्रिटेन के फौजी से किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ अभी भी भेदभाव होता रहा था। तो इसके के परिणाम स्वरूप 1942 से लेके 1945 तक लगभग 9 नौसैनिक विद्रोह हुए, लेकिन इनका दायरा बहुत छोटा था, इसलिए इन सब विद्रोहों को दबा दिया गया और पब्लिक डोमेन में ये उस वक्त तक नहीं आ पाई थी। लेकिन सैनिकों में रोष बढ़ता चला गया, डिस्कंटेंट बढ़ता चला गया और फाइनली ये निकल के आता है 18 फरवरी 1946 को एक बड़े विद्रोह के रूप में, जो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में। इसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कहते हैं। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये म्यूटिनी का हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन है? तो देखिए, रिलेशन है, क्योंकि अक्सर इस म्यूटिनी को की चर्चा ज़्यादा नहीं की जाती, तो इसलिए इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इस म्यूटिनी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं आज। देखिए, ये जो डिस्कंटेंट था सैनिकों का, ये 18 फरवरी 1946 में स्टार्ट हुआ था। छोटे से एक खाने को लेके लोग में डिस्कंटेंट था, तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन इनकी बातों को सुनी नहीं गई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक शांतिपूर्वक हड़ताल। लेकिन ये शांतिपूर्वक हड़ताल तुरंत ही वायलेंट रूप धारण कर लेता है और भारत के अलग-अलग हिस्सों में नौसेना का जहाँ-जहाँ अड्डा था, वहाँ पे तुरंत ही फैल जाता है। जैसे आप देखेंगे, कराची का जो पोर्ट था, कोलकाता का, कोचीन का और फिर अंडमान निकोबार, ऐसे-ऐसे द्वीप में जितने भी द्वीप थे भारत में, सब में ये विद्रोह तुरंत फैल जाता है। और ये विद्रोह सिर्फ नौसेना तक ही सीमित नहीं रहता, तुरंत इसमें जो भारत के जो सोल्जर्स रहते हैं, आर्मी या एयरफोर्स के, साथ ही साथ पुलिस के जो कर्मचारी रहते हैं और सिविलियन जो आम जन थे, वो भी आज़ादी का नारा लगाते हुए सड़कों पे इकट्ठा होने लगे। एक तरह से स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो आम जन थे, उनके अंदर रोष तो काफ़ी था, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं दी गई थी और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का जो शोषण था, वो भी बढ़ता जा रहा था। तो इसके विरोध में लोग जो है जनरली जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, उनकी ऑफिसेज़, साथ ही साथ जो उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, जो कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे अटैक करने लगे, उनको टारगेट मेनली कर रहे थे वो। अब स्थिति उन ब्रिटेन के लिए बिल्कुल अफरा-तफरी वाली हो चुकी थी। तो इसे दबाने के लिए उन्होंने सैनिकों का उपयोग किया। लेकिन यहाँ पे भी उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है कि भारतीय सैनिक जो थे, वो हायर कमांड के जो ऑर्डर्स हैं, उसको मानने से इनकार करने लगते हैं। जहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो इस चीज़ों को कंप्लीटली मना कर देते हैं। तो आप इमेजिन करो सिचुएशन, आप अभी तक में जितने भी विद्रोह हुए थे भारत में, उसको सैनिकों के द्वारा दबाया गया था। लेकिन यहाँ पे सैनिक उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे, सुन ही नहीं रहे थे। तो उनके लिए बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुका था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस विद्रोह को, जो कि भारत के हर कोने में लगभग फैलने लगी थी, अगर ये बहुत बड़ा विद्रोह होता तो शायद उस वक़्त बहुत मुश्किल था ब्रिटिशर्स को भारत में रह पाना। ख़ासकर कि तब ये विद्रोह और चैलेंजिंग बन जाता है जब ब्रिटेन जो है अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 से निकल के बाहर आती है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ऐसे विद्रोह को वो आसानी से झेल सके। लेकिन इसके बावजूद, भारत के इतना इम्पैक्ट देने के बावजूद, इस विद्रोह के लिए थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट रहा कि भारत के जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, सिवाय इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विद्रोह का एक तरह से भर्त्सना की, इसका विरोध किया। उस वक़्त शायद उनको ऐसा लगता था कि भारत की आज़ादी के इतने करीब पहुँच के, ऐसे विद्रोह जो है शांतिपूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर या शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण में समस्या पैदा कर सकते हैं। तो क्योंकि इनके ऊपर कोई बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, तो ये विद्रोह बहुत दिन तक नहीं चल पाया और फाइनली 23 फरवरी 1946 को जो नौसैनिक थे, वो शर्त के साथ समर्पण करने को तैयार हो गए और ये विद्रोह इसी दिन में खत्म हो गया। तो 18 से 23 फरवरी तक ये विद्रोह चला, हालांकि काफी कम दिन तक चला, लेकिन हिस्टोरियन मानते हैं भारत के 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिशर्स को इतना बड़े रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला के रख दी थी भारत में।
खासकर इसकी ग्रेविटी को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब 1956 में जब क्लीमेंट इटली जो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, जब वो भारत आते हैं, उन्होंने भी जो भारत से इतनी जल्दी चले जाने का कारण बताया, उसमें से एक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी था। देखिए, ये जो डिस्कंटेंट था, एक बहुत बड़ी चुनौती लेके आई थी ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक आशंका भी लेके आई थी कि भारतीयों के अंदर जो डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जो असंतोष बढ़ती जा रही थी, अगर तत्काल ब्रिटिश सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तो ये असंतोष जो है एक विद्रोह का रूप धारण कर सकता है और इसे फिर से दबा पाना ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है? तो इसी समस्या को महसूस करते हुए जो क्लेमेंट एटली थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया 20 फरवरी 1947 को। ठीक है? अब देखो, यहाँ जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, ये बिलोंग करते थे लेबर पार्टी से। उस वक्त जो इंग्लैंड में है, दो बड़ी पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव और ये लेबर पार्टी। विल्सन चर्चिल जो थे, इनसे जस्ट पहले के प्राइम मिनिस्टर, वो बिलोंग करते थे कंजर्वेटिव पार्टी से, और ये थे लेबर पार्टी से। अब देखिए, जो अनाउंसमेंट था, उसके दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला कि भारतीयों के लिए एक डेट लाइन दे दी गई थी 30 जून 1948 को, ट्रांसफर ऑफ पावर का। ठीक है? ताकि लोगों के अंदर जो डिसकंटेंट है, वो धीरे धीरे शांत होने लगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर का यूज किया गया, यानी सत्ता का हस्तांतरण। कहीं भी फ्रीडम या फिर आजादी का शब्द का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है? अब ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होता है? देखिए, ब्रिटिशर्स जब भारत पे राज कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट कर रखी थी, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कर रखी थी, जिसके थ्रू भारत में वो गवर्न कर रहे थे। अब लेकिन इसकी सुप्रीम अथॉरिटी जो थी, वो ब्रिटिश सरकार ही थी, और वो यहाँ से जाने वाले थे। तो ऐसा नहीं था कि ये सारे इस्टेब्लिशमेंट को खत्म करके जाने वाले थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इनके हाथ में जो अथॉरिटी थी, जो सत्ता थी, वो अब भारतीय हाथों में ट्रांसफर कर की जा रही थी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, अंग्रेजों हाथों से पावर जो है अब भारतीय हाथों में चली जाएगी। इसे ही बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है? अब देखिए, दूसरा जो पहलू था ये कि अब माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया, जो कि जगह लेने वाले थे वेबल की, जो तब के वायसराय थे। ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे इस क्लेमेंट एटली का अनाउंसमेंट में। ठीक है? अब देखिए, इस अनाउंसमेंट में कहीं विभाजन की बात नहीं की गई, जो कि मुस्लिम लीग हमेशा से डिमांड करती रही थी कि उनको एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने इस अनाउंसमेंट का विरोध किया और आंदोलन करने लगे। अब इनको काफी कोशिश की गई थी कि भारत में एक पॉलिटिकल यूनिटी बने, यानी कि जो बड़ी पार्टी थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, उनमें एक तरह से यूनिटी बने, ताकि जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी बातों पे अड़े हुए थे कि उनको अलग राष्ट्र चाहिए, यानी कि भारत का विभाजन की मांग वो करते रहे थे। ब्रिटिशर्स के लिए समस्या ये थी कि भारत की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब तक एक प्लान पे एग्री नहीं करती, तब तक भारत से पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत मुश्किल था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के तब के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान प्रपोज करते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, जो आई थी 3 जून 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इस प्लान में भारत के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दो अलग अलग डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान, बनाने की बात की गई। साथ ही साथ सत्ता का तत्काल हस्तांतरण, यानी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर में भी जोड़ दिया गया था। अब क्या है कि कांग्रेस तो खैर एक्सेप्ट कर ही ली थी, और मुस्लिम लीग के लिए भी यहाँ पे समस्या नहीं थी, क्योंकि उनकी बातों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो यानी कि भारत में बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों ही यहाँ पे यूनाइट हो गए और एग्री कर गए दोनों। क्योंकि अब भारत पॉलिटिकली यूनाइट हो चुका था इस बात पे, तो अब इस प्लान पे, माउंटबेटन के प्लान पे ही बेस्ड एक एक्ट आती है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराई जाती है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो पास की जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को। देखो, ये डेट जो हमने मेंशन किया है, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? और ये एक्ट जो है इंप्लीमेंट की जाती है 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आजादी के बाद। अब इसमें क्या क्या फीचर्स थे, इसको देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो था, वो माउंटबेटन प्लान पे ही बेस्ड था। तो इसलिए उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। जैसे कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनाने की बात इस एक्ट में भी मेंशन की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे इस एक्ट का ये था कि भारत में जो वायसराय का पोस्ट था, जो जनरेट किया गया था, बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ठीक है? और इस पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, और एक नया पद जनरेट किया गया, गवर्नर जनरल, दोनों ही डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक और पोस्ट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के सचिव जो है, इस पोस्ट को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इस पोस्ट को भी जनरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
1948 के तहत, यानी कि 1857 क्रांति के बाद। देखो ये पोस्ट क्या था, इसमें से क्या है, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर, इसकी नियुक्ति होती थी भारत में, ताकि यहाँ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है इसकी समय समय पे ये जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देते रहें। ठीक है, तो इस पोस्ट को भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। साथ ही साथ भारत के जो प्रिंसली स्टेट होंगे, जो रियासतें होंगी, उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो चाहे तो भारत के साथ मिलना चाहे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, या स्वतंत्र रहना चाहे पूरी तरीके से, तो वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि कांग्रेस जो है, स्टार्टिंग से कांग्रेस की अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तो वो हमेशा से ही डोमिनियन स्टेटस का विरोध करती रही है। यानी कांग्रेस की मांग हमेशा रही कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, आप देखेंगे पहले जब 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट के नाम से, इसमें भी काफी ज्यादा इसकी विरोध की गई थी कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उसके द्वारा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी। साथ ही साथ लाहौर अधिवेशन में भी ये क्लियर कर दिया गया कि कांग्रेस जो है डोमिनियन स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ है। 1942 में क्रिप्स मिशन आई थी, जो कि ऑफर लेके आई थी डोमिनियन स्टेटस देने की भारत को, लेकिन इसे भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, कंप्लीटली अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फाइन तो फिर भी इतना ज्यादा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने फाइनली इसे एक्सेप्ट क्यों किया? तो इसके पीछे देखिए कुछ कारण दिए गए हैं। शांतिपूर्वक और क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। ठीक है, और कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हिंसक स्थिति ना बने, अगर ब्रिटिशर सीधा चले जाए भारत से तो भारत में एक वायलेंट कंडीशन हो सकती है, तो हिंसक कंडीशन ना बने, तो इसके लिए कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस का सत्ता अधिग्रहण करना जरूरी है, कांग्रेस का सरकार में रहना जरूरी है। और चूंकि ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर वो जाएंगे तो सत्ता जो है भारत के रिस्पॉन्सिबल हाथों में सौंप के जाएंगे। तो चूंकि कांग्रेस भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है सत्ता जो है कांग्रेस के हाथ में ही आनी थी। तो इसलिए भी कांग्रेस ने इस बात को, डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार किया। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में कंटिन्यूटी बनी रहे, नौकरशाही में निरंतरता बनी रहे, इस ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया ट्रांसफर ऑफ पावर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जा रहे थे लेकिन अपनी सारी स्टेब्लिशमेंट जो है उसको जस की तस छोड़ के जा रहे थे, यानी कि भारत सरकार उसी स्टेब्लिशमेंट का यूज करके भारत में गवर्न करने वाली थी। तो ये सारे कारण थे जिसके तहत कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार कर लिया था। इस एक्ट के तहत भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे वो होंगे गवर्नर जनरल, साथ ही साथ राज्यों या प्रांतों के जो हेड होंगे वो होंगे गवर्नर्स। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आज की जो पोस्ट है राष्ट्रपति, जो कि हमारे जो देश है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और उसी तरह गवर्नर जो है राज्यों के हेड है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि गवर्नर जनरल का पोस्ट तब तक रहा भारत में जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। जब संविधान हमारा लागू हो गया बनके, तो फिर इस पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया, यानी कि अब भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, गवर्नर जनरल नहीं। ठीक है, इसके बाद 1947 में 15 अगस्त को भारत से ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो जाता है और सत्ता पूरी तरीके से भारतीय हाथों में आ जाती है। इस तरह से भारत की आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन चलो भारत के पहले गवर्नर जनरल तो चलो बन जाते हैं, लेकिन भारत के आखिरी वायसराय कौन होते हैं? तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, क्योंकि इनके ही टेन्योर में वायसराय के पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है और नया पोस्ट गवर्नर जनरल के रूप में क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। देखिए 1947 के एक्ट के तहत जो भारत के जो रजवाड़े थे प्रिंसली स्टेट से, उनको ब्रिटिश ट्रीटी से यानी संधियों से मुक्त कर दिया गया। अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे अपने राज्य के लिए खुद का डिसीजन लेने के लिए। अगर वो उस वक्त भारत से मिलने का निर्णय को अस्वीकार कर देते, भारत में नहीं मिलते, तो भारत का जो अभी का नक्शा देख रहे हैं वो बिल्कुल बिखरा हुआ सा नजर आता। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि उस वक्त जो भारत का क्षेत्र था, यानी कि आजादी से पहले जो भारत का जो टोटल एरिया था, उसका लगभग 48% जोग्राफिकल एरिया प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में था, यानी कि लगभग आधा भारत प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में था। इसलिए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए इन रजवाड़ों को भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए जुलाई 1947 में इसका चार्ज दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में। साथ ही साथ उनको असिस्ट करने के लिए बीपी मेनन की नियुक्ति होती है, जो कि एज ए सिविल सर्वेंट काम कर चुके थे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में। उनके सामने दो चुनौतियां थी। पहला, रजवाड़ों को भारत में मिलाना, साथ ही साथ जो रजवाड़े भारत में मिल गए हैं उनको एक राज्य के रूप में गठित करना। ठीक है, अब देखो सरदार पटेल और बीपी मेनन जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे अपने अपने फील्ड में। तो उनको अच्छी तरह से पता था अगर भारत से मिलने की शर्तें बहुत सिंपल रखी जाएं प्रिंसली स्टेट के सामने, तो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट भारत में मिलने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या है, शर्तों में, ऑफर में सिर्फ इन तीन विषयों पे, रक्षा, विदेश और संचार,
इन 3 विषयों पे ही केंद्रीय अधिकार यानी सेंट्रल अथॉरिटी यानी कह सकते हैं सिंपली तो भारतीय अथॉरिटी स्वीकार करने की बात रखी उनके सामने। साथ ही साथ बाकी विषयों पे उनकी कंट्रोल जैसी की तैसी बनी रहेगी। ठीक है? अब देखो उनकी स्थिति में क्या चेंज हो रहा था। जब ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थे रजवाड़े, तो भी ये 3 विषयों पे उनका कंट्रोल नहीं था। इस पे सीधा कंट्रोल होता था ब्रिटिश सरकार का। ठीक है? तो उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा था। साथ ही साथ इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस ऑफर को सरदार पटेल ने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसे बोलते हैं प्रीवी पर्सेस। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो रजवाड़े भारत में मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे, उनको भारत सरकार की तरफ से एक विशेष राज भत्ता दिया जाएगा। ठीक है? अब देखो इसका परिणाम क्या निकला कि मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट 15 अगस्त 1947 तक भारत पे मिलने पे तैयार हो गए और विलय पत्र पे साइन कर चुके थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके भारत का पार्ट बन चुके थे। सिवाय कुछ राज्य को छोड़ दें तो जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक और राज्य है भोपाल। इनको छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट जो है भारत का पार्ट बन चुके थे। अब इनके सामने दूसरी चुनौती हमने बात की कि जो राजवाड़े भारत में मिल चुके थे उनको मिला के एक नए राज्य के रूप में गठित करना, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में गठित करना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है? अब फाइनली भारत को आज़ादी मिल जाती है और भारत की पहली सरकार गठित होती है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री पहले जो भारत के बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बनते हैं डिप्टी पीएम भारत के। ठीक है? अब यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो कुछ लिख रखे हैं, जो पहली सरकार के जो पोर्टफोलियो थे जिनके हाथ में, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आप इसको आराम से देख के याद कर सकते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। जो नई सरकार बनती है उनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ रहती है क्योंकि एक लंबे गुलामी के बाद फाइनली जो है शासन की बागडोर भारतीय हाथों में आती है और इनको कुछ इमीडिएट चैलेंजेस को निपटने के साथ साथ भारत के फ्यूचर का भी ध्यान रखना था क्योंकि इनकी पॉलिसी पे ही बेस्ड होकर भारत की जो फ्यूचर है उसकी दिशा तय होनी थी। तो देखिए इसमें कुछ इमीडिएट चैलेंजेस थे, वो ऐसा है कि जैसे अब भी जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक तरह से एक करके एक प्रशासनिक इकाई के रूप में तय करना यानी कि एक स्टेट के रूप में उनको स्थापित करना। साथ ही साथ क्योंकि भारत का बंटवारा हो चुका था, तो उसमें कम्युनल वायलेंस होने की खतरा काफ़ी ज़्यादा था। तो इन सब को निपटना और जो बंटवारा होने के बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भी कुछ लोग भारत आए। तो लगभग 1947 या 48 के आसपास लगभग 60 लाख रिफ्यूजी भारत में आ गए थे। तो इनका पुनर्वास, ये रिहेबिलिटेशन जो है, ये इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस वक्त सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी। तो इन सबको निपटना तुरंत ये बहुत ज़रूरी था। इसके बाद भारत के पास जो अपना संविधान का निर्माण करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। संविधान के बाद चुनाव और कृषि। अब चूंकि उस वक्त जो मैक्सिमम जो देश की जो पॉपुलेशन थी वो कृषि पे ही डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। और ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के कारण जो एग्रीकल्चर है, कृषि की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो इनको अपलिफ्ट करना, इनको सही करना, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज थी सरकार के पास। आगे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ताकि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सके। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि भारत का बंटवारा हो चुका था, तो इसकी संपत्ति रिसोर्सेज का भी बंटवारा करना था। तो वो भी किस बेस पे होगा, ये भी इस सरकार को ही तय करनी थी। ठीक है? अब जो कि बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दो नेशन बन चुके थे, तो उनके बीच बाउंड्री निर्धारण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी निर्धारण करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन की नियुक्ति की जाती है सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में। ये नाम इंपॉर्टेंट है, रेडक्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के जो बाउंड्री है उसे भी रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो पाकिस्तान था ही, साथ ही साथ जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो बाउंड्री यहाँ पे भी निर्धारित की गई थी इनके ही नेतृत्व में। ठीक है? तो ये जो कमीशन है ये 12 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दे देती है और जो कि पब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1947 को। तो बाउंड्री निर्धारण करने के लिए बाउंड्री कमीशन ने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किया था, उसमें से जो कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे जैसे नदियां हो गई, माउंटेन्स हो गए, साथ ही साथ इकोनॉमिक वायबिलिटीज, आर्थिक व्यवहार्यता भी एक फैक्टर था। ये क्या होता है, देखो सपोज ए और बी दो क्षेत्र हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए के लोग अगर बी पे क्षेत्र पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है तो ए और बी को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ए के लोग फिर काफी सफर करेंगे। तो इस फैक्टर को भी कंसिडर किया गया था। साथ ही साथ रेलवेज, रोडवेज कनेक्टिविटीज का भी ध्यान रखा गया था बाउंड्री निर्धारण करने के लिए। ठीक है? तो दोस्तों हमने देख लिया कि आज़ादी के टाइम पीरियड में भारत की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, साथ ही साथ उस वक्त की सरकार के पास क्या क्या चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगा साथ साथ एक आप कोई भी ऑथेंटिक बुक को आप कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है? ताकि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से डिटेल समझ पाएँ हर एक टॉपिक को, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।